Assalamu alaikum CSS PMS aspirants. Welcome to my channel CSS PMS preparation. I am Farzana and I have recently cleared my PMS 2021. तो खुश आमदीद कैसे हैं आप सब। इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको CSS और PMS के बारे में कुछ बेसिक गाइडेंस दी जाए, आपको बताया जाए कि आप CSS एंड CSS PMS एस्पिरेंट्स का एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए एंड फर्दर ये कि CSS PMS के हवाले से जो कुछ बुनियादी मालूमात हैं आपको वो मिल जाएं। और उस सब के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप किस तरह से एक राइट पाथ पे चल के राइट पाथ को फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर सकें। हमने जब भी कोई काम करना हो पहला स्टेप लेना पड़ता है। पहले स्टेप में भरपूर नॉलेज लिया जाता है कि आया हम इस चीज़ को कर भी सकते हैं कि नहीं, और ये चीज़ हमारे लिए है भी कि नहीं, हम इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं। और मैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये इसकी कुछ रीज़न्स बताऊंगी कि क्यों CSS एज अ कैरियर लोग पसंद करते हैं। फ़र्स्ट तो ये है कि इसमें फ्यूचर सिक्योर होता है। ग्रेड 17 की आपको जो है वो जॉब मिलती है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब है तो ऑब्वियसली इसमें पेंशन वगैरह भी मिलती है। प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं CSS में, और बल्कि 99% 100% इसमें प्रमोशंस होती रहती हैं 20 स्केल 21 स्केल्स तक। उसके बाद ये है कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटीज़ होती हैं, मींस कि आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलती है और आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको सोशली आपको पावर मिलती है, जो इसका बहुत मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट लिया जाता है कि जो CSS की तरफ मूव करते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोशली पावर को जो है वो बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो CSS को क्लिक करते हैं। और नेक्स्ट ये है कि इसमें प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, ऑब्वियसली प्रमोशंस होती हैं, फिर पर्सनैलिटी ग्रोथ होती है, आपका इंट्रैक्शंस होता है नेशनली इंटरनेशनली। ठीक है, क्योंकि एक फ़ॉरेन सर्विसेज भी है इसमें ना, जो हमारे पाकिस्तान में 12 इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, उसमें CSS की जॉब्स CSS होल्डर्स को जॉब मिलती है। तो उसमें एक फ़ॉरेन सर्विस का इदारा है जिसमें आप बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ भी जाते हैं, लोगों से आपका इंट्रैक्शंस होता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि ए वड्डा सियाना है, ए बहुत सियाना है बंदा है, उसका मतलब यही होता है कि इसने बहुत कुछ सीखा हुआ है, बहुत से मुल्कों से होके आया हुआ है। तो इस तरह, और दूसरा ये है कि एक्टिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी होती है आपकी, कि आप अमली तौर पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बातें नहीं होती कि अगर सोसाइटी में ये हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप पार्ट लेते हो अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट में। तो ये एक बहुत अच्छा एज है इसमें। नेक्स्ट अगर हम इसकी एलिजिबिलिटीज़ की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, तो इसमें फ़र्स्ट स्टेप आ जाता है एज का। तो एज आपकी राउंड अबाउट 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। तो जैसे कि आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस ईयर में आप अप्लाई करें या जिस डेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक आपकी जो है एज वो 21 to 30 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी एजुकेशन आपकी मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन से ऊपर मास्टर्स हो जाती है, वो तो वेल एंड गुड है, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी, लेकिन आपकी बेसिक एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें आपके ग्रेड जो हैं वो सेकंड क्लास होना चाहिए, या जिसे C डिग्री कहते हैं, तो C डिग्री आपकी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आप सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हो या AJK हो, जिसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब इसमें आ जाता है कि इसमें मार्क्स कितने होंगे। तो टोटल मार्क्स इसमें 12 मार्क्स होते हैं, 1200 मार्क्स होते हैं, सॉरी। तो 1200 मार्क्स जो है उसमें 600 मार्क्स आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं, और 600 मार्क्स जो है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के होते हैं। ठीक है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो ईच सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मींस के कंपलसरी सब्जेक्ट 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं।
में आपका एक सब्जेक्ट आ जाता है इंग्लिश ऐसे का। इंग्लिश ऐसे आपका 100 मार्क्स का होता है। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का पेपर, वो भी 100 मार्क्स का होता है। और कहा जाता है कि अगर आप इंग्लिश प्रेसी के पेपर में आपने ग्रामर अच्छी डन की है, ट्रांसलेशन की है, कॉम्प्रिहेंशन की है, लेकिन आपने प्रेसी अच्छी नहीं की, प्रेसी का टाइटल अच्छा नहीं किया, तो अगर आपकी प्रेसी फेल है तो पूरा पेपर फेल है। और ये प्रैक्टिकली भी प्रूवन है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है उर्दू का, वो भी 100 मार्क्स का होता है। और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है उर्दू का। इसमें भी एक ऐसे 20-30 नंबर का लिखना होता है, ट्रांसलेशंस होती हैं, उसके बाद कुछ पोइट्रीज़ दी जाती हैं और उनकी ट्रांसलेशन करनी होती है पोइट्रीज़ की। और ये एक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको डिटेल में कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूंगी। ठीक है, उसके बाद आपका उर्दू के बाद इस्लामियात आ जाते हैं 100 मार्क्स का। तो इस्लामियात में एमसीक्यूज़ भी होते हैं, 10 to 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। पीएमएस में भी ऐसा होता है, सीएसएस में। उसके बाद अच्छा ये मैं आपको बताती जाऊँ कि पीएमएस और सीएसएस में ना कंपल्सरी सब्जेक्ट्स डिफरेंट होते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बात की है ये सीएसएस और पीएमएस में दोनों में सेम सब्जेक्ट्स हैं। सीएसएस में फ़र्क ये होता है कि सीएसएस में एक तो पीएमएस में डिफरेंट, सीएसएस में डिफरेंस ये होता है कि सीएसएस में जो 300 मार्क्स नेक्स्ट फर्दर होते हैं उनमें जो एक ना आपका जीके का पेपर होता है। जीके का पेपर इस तरह से होता है कि जिसमें आपके इस्लामियात का, उसके बाद आपका करंट अफेयर आ जाता है और पाकिस्तान अफेयर्स आता है। इन टोटल को मिला के ये 300 का जीके का पेपर होता है। ठीक है, जबकि पीएमएस में क्या होता है, पीएमएस में इस्लामियात का अलग से पेपर होता है 100 मार्क्स का। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का अलहदा से 100 मार्क्स का पेपर होता है। और उसके बाद जीके का एक एमसीक्यूज़ वाइज 100 मार्क्स का जीके का पेपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है दोनों के पीएमएस और सीएसएस के 600 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, उसमें आपको पासिंग क्राइटेरिया आपका ये होता है कि आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आपके 40% मार्क्स आने चाहिए और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। ये पासिंग क्राइटेरिया। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ग्रुप्स आ जाते हैं, काफ़ी ग्रुपिंग होती है सीएसएस में भी, पीएमएस में भी। पीएमएस में हर ग्रुप में 3 से 4 आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और वो 200 के होते हैं। मीन्स कि आपने कोई 3 ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट लेना है। आपने हर ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट लेना है, तो किसी भी 3 ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से एक एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे, वो 200 मार्क्स का हुआ। जबकि सीएसएस में ऐसा नहीं है। सीएसएस में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। कुछ 1-2 ग्रुप्स में सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 200 मार्क्स के हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स 100 मार्क्स के हैं। तो इस तरह आपको एग्रीगेट 600 मार्क्स के सीएसएस में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होता है। तो एग्ज़ाम जो है वो एवरी ईयर फ़ैब में होता है। सीएसएस का एग्ज़ाम एवरी ईयर फ़ैब में होता है, जबकि पीएमएस का जो है उसमें कोई एज सच फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और कभी पीएमएस का ईयर में, एक साल में 2 दफ़ा आ जाता है और कभी जो है साल में सिर्फ एक बार आता है और कभी 2-2 साल पीएमएस का एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है, अब सीएसएस के रिज़ल्ट की बात ले लें तो फ़ैब में उसके पेपर्स होते हैं एवरी ईयर फ़ैब में, और रिज़ल्ट उसका सितंबर से अक्टूबर तक जाता है। ठीक है, फिर बीच में 3-4 मंथ का गैप आके तो आपका इंटरव्यू होता है और फिर जून में जाके आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है। तो इस तरह आपका कोई 1.5 ईयर प्रोसेस होता है, 1.5 ईयर का प्रोसेस होता है आपका सीएसएस के फाइनल रिज़ल्ट का। ठीक है, और आपको मैंने इसके क्या नाम है जब मार्क्स बताए हैं 1200 मार्क्स हैं, तो ये जस्ट रिटन के बताए थे। इंटरव्यू के अलहदा से 300 मार्क्स हैं और इसमें पीएमएस के 200 मार्क्स हैं इंटरव्यू के, और सीएसएस के 300 मार्क्स हैं। और सीएसएस में आउट ऑफ 300 100 पासिंग क्राइटेरिया है कि आपके 100 मार्क्स आते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ठीक है,
अच्छा, तो ये होता है कि कौन से लोग कर सकते हैं सीएसएस, कौन से नहीं कर सकते। तो ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें बस ये है कि आपकी कुछ क्रिटिकल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप सीएसएस की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप फर्स्ट 3 मंथ जस्ट इंग्लिश को दें। ये बात नहीं होती कि 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में सीएसएस की तैयारी दे करके आप उसमें क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम को। ये जो है ये डिफरेंट आप देख सकते हैं कि सबके लिए उनका उनके लर्निंग का कितना स्टेमिना है, वो कितनी इंग्लिश समझते हैं। ये जो 2 3 4 मंथ में कर जाते हैं उनमें ये होता है कि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है। वो लोग स्टार्ट से ही न्यूज़ और इन चीज़ों की मालूमात रखते हैं, ठीक है। खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप 6 मंथ 7 मंथ या 1 ईयर में रेगुलर सीरियस होके आप इसको पढ़ते रहते हैं तो आप यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्ज़ाम। उसके बाद जनाब इंग्लिश का मैं आपको बता रही थी कि सीएसएस के लिए इंग्लिश बहुत ही डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश को आपने अपने तैयारी के स्टार्ट में फर्स्ट 3 मंथ आपने इंग्लिश को देने हैं। स्टार्ट आप बेशक न्यूज़पेपर से ले लें, डॉन के न्यूज़पेपर घर में लगवा लें या ऑनलाइन डॉन के न्यूज़ निकालें, उसमें आप ओपिनियन निकालें, ओपिनियन को आप पढ़ें, ठीक है। आपको एक बार समझ नहीं आएगी, 2 बार समझ नहीं आएगी, आप उसकी 2 लाइन्स पढ़ें, फिर हाफ पैराग्राफ पढ़ें। इस तरह आप डेली का अपनी एक रूटीन सेट करें। इंग्लिश आपको पढ़नी आनी चाहिए, समझनी आनी चाहिए। तो उसके अंदर काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होते हो, उसको समझो, उनका नो हाउ लो, ठीक है। ये चीज़ें फिर आपका मुल्क में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, ये सब आपको पीएमएस के लिए भी अगर आप आ जाएं तो पीएमएस में भी सेम क्राइटेरिया, पीएमएस में भी आपको इंग्लिश ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने पड़ते हैं, उसमें आपको अपनी एक अच्छी इम्प्रूव्ड वेल और वेल ग्रामेटिक इंग्लिश यूज़ करके वो आपको एक अच्छा सा ऐसे बना के लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में प्रेसी का पेपर आ जाता है तो उसमें सिनोनिम्स वगैरह, सिनोनिम्स, ग्रामर, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सब जो है आपकी इंग्लिश बेहतर होगी तो आप कर पाएंगे। अगर आप अपने 3 मंथ्स, मेरी बात आप ये लिख लें, अगर आप अपने 3 मंथ्स जस्ट 3 मंथ स्टार्ट वाले जस्ट इंग्लिश को देते हैं, इंग्लिश पे मैं एक वीडियो बना दूंगी कि इंग्लिश आपने स्टार्ट किस तरह से करनी है, ठीक है। तो मैंने रिसेंटली पीएमएस 2021 पास किया है। तो आपको पता है कि जो जिस रास्ते से गुज़र चुका हो ना, वो उस चीज़ के, उस रास्ते की खराशें, उस रास्ते की चोट, उस रास्ते की ठोकरें, वो सब अपने पार्टनर को, अपने नेक्स्ट बंदे को बता सकता है, ठीक है। तो इस तरह आप जो सीएसएस या पीएमएस क्लियर कर चुके होते हैं, आप कोशिश करें कि आप उनसे नॉलेज लिया करें, क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे, हमारे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप फर्स्ट 3 मंथ अपनी इंग्लिश को फोकस करें। आपने अपना इस तरह से नहीं फोकस करना कि आपने आइल्स करना है, नहीं, कि आपको स्पोकन इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं। आपने इस तरह से अपनी इंग्लिश पे फोकस करना है कि आपको उसकी ग्रामर का आइडिया हो जाए, ठीक है। आपको अच्छे से उसकी ग्रामर, उसके टेंसेस, ठीक है, इंग्लिश को लिखना कैसे है, रिप्रोड्यूस किस तरह से करना है, पैराग्राफ्स किस तरह से बनाने हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश की इन चीज़ों का समझ होना चाहिए, आपको इंग्लिश की वोकैब आनी चाहिए, ठीक है। तो अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इस चीज़ पे डिटेल पे चली जाऊंगी, तो मैं इंशाल्लाह एक इंग्लिश पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन। इंग्लिश तो आपको इम्पोर्टेंट है, आनी चाहिए। उसके बाद आप सीएसएस के लिए बैठ गए कि हमने सीएसएस पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब बच्चों को ज़्यादा मुश्किल कहाँ पे आती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और ये बच्चों को फर्स्ट मंथ में फर्स्ट 15 डेज़ 20 डेज़, बल्कि 1 2 मंथ गुजर जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हमने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, कौन सा रखना चाहिए, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा ट्रेंड पे है, इन चीज़ों पे।
मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करूँगी कि आप अपने अंदर झांक कर देखें कि आपकी विल पावर क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, आपके ऊपर से गुजर रहा है या आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा नो हाउ है, या आप अपने आप को ये देखें कि आपने एफएससी की है, आपने मैट्रिक किया है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप किस सब्जेक्ट पे, आपको कैसे सब्जेक्ट पे, मीन्स के किस टाइप के सब्जेक्ट में आपको जो है वो ग्रिप रही है या आप कुछ उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि कुछ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो साइंस ही रखेंगे क्योंकि वो उनमें अच्छे हैं, नहीं। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आप रटे वाले सब्जेक्ट्स अच्छे कर सकते हैं, या आपको कुछ समझ कर जो सब्जेक्ट जैसे साइंस की जियोग्राफी है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस है, पीएमएस सीएसएस दोनों के बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा सब्जेक्ट है, और उसके बाद जियोग्राफी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंटल साइंस है, और क्या आप ऐसे सब्जेक्ट्स जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, समझ लेंगे। जब आप उनके कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे तो उसके बाद आप उसको अपने वर्ड्स में अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट दे सकेंगे, तो आप वैसे सब्जेक्ट्स रखेंगे। लेकिन अगर आपका रट्टा अच्छा है, जैसे पंजाबी है, पंजाबी में आपको शेर बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, एजुकेशन है, तो इन चीज़ों में ये रट्टा में ये होगा कि आप लोग वर्ड टू वर्ड लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जैसे फील्ड से रिलेटेड होते हैं आपके, जैसे आपका मैथ का बैकग्राउंड है, आपका साइकोलॉजी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस इन चीज़ों की ग्रुपिंग बनाएं तो काफ़ी अच्छे स्कोर आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद जिनका ये मेडिकल बैकग्राउंड होता है वो इन सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं। अच्छा, इस पे भी एक अलहदा बहस बन जाती है सब्जेक्ट सिलेक्शन पे भी, तो ये भी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, डिटेल में डिस्कस करूँगी। और मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे पड़ी हैं, पंजाबी पे पड़ी हैं, पॉलिटिकल साइंस पे पड़ी है कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों रखना चाहिए, ठीक है। पीएमएस जैसे आप कर रहे हो तो आपको जियोग्राफी, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस और काफ़ी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मेरे बेसिकली यही थे, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, तो मैंने उसके बारे में डिटेल बताया हुआ है, डिटेल एनालिसिस किए हुए हैं, पास्ट पेपर्स के एनालिसिस किए हुए हैं, ठीक है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आप लोगों ने भी जब स्टार्ट लेना है, सब्जेक्ट लें, उसका सिलेबस निकालें, सिलेबस निकाल के देखें, उसके बाद उसके पास्ट पेपर्स देखें कि क्या उसके क्वेश्चन ट्रेंड में हैं, किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, आप इसको टैकल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये जो पास्ट पेपर्स होते हैं पिछले 8 से 10 साल के, ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और उसके बाद आपको ये टिप भी आपकी यही है कि आप तैयारी भी पास्ट पेपर से ही करें। 8 से 10 ईयर्स के पेपर्स निकालेंगे, उसको आप गो थ्रू करेंगे, उससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी कि आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आप किस ट्रैक पे चल के आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपने सीएसएस को स्टार्ट कहाँ से करना है, किस तरह से आपने उसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, और आपने उसका टाइम टेबल किस तरह से बनाना है। तो आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और यकीन करें कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको ये वीडियो बनाती हूँ, अपना जो भी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो चुका है, जिससे मैंने अपना ये पीएमएस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर किया, मैं अपना वो तमाम एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। और मुझे उसी ने ज़्यादा पंप किया है कि मैं स्टूडेंट्स को बताऊं या सीएसएस पीएमएस एस्पिरेंट्स को बताऊं कि आप किस तरह से सही रास्ते पे चल के आप तैयारी स्टार्ट करें, ना कि इधर उधर आप भटकते रहें और 1 साल बाद 1.5 साल बाद लगा के आप कहें जी सीएसएस पीएमएस हमारे लिए नहीं था। तो दुआओं में याद रखिएगा। तो ओके जनाब, ओके, अल्लाह हाफिज़।